तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने जिस तरह अब तक मेरा साथ दिया उसके लिए मैं आपको जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो बेहद कम होगा। बस अब थोड़ा सा साथ देने की और ज़रूरत है। हम जल्द ही 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं। बस आप अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली ही बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी में नौकरी करता हूं। इसी तरह एक घटना हमारे घर में भी हुई थी मेरे बड़े भाई के साथ, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है। दरअसल ये बात 2008 की है। मेरे घर के सामने एक लड़की थी जिसकी मौत आग लगने से हो गई थी। जब वो लड़की अपने ही घर में आग से झुलस रही थी, तभी मेरी छोटी बहन की नजर उसके घर पर पड़ी। उसने देखा कि उसके घर से धुआं निकल रहा था। ठीक उसी वक्त हमारे घर के लोग और सभी मोहल्ले के लोग उनके घर के सामने इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ा तो नजारा बेहद ही चौंका देने वाला था। उस लड़की का चेहरा और पूरा शरीर जल चुका था। इससे पहले कि उसे अस्पताल ले जाया जाता, पर उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई थी। जब ये बात पूरे मोहल्ले में फैली तो इसके बाद तो मानो जैसे हमारे मोहल्ले में सन्नाटा ही छाया रहता था। शाम के 5 बजे के बाद कोई भी इंसान उस गली में नजर तक नहीं आता था। इसी तरह एक दिन मेरा भाई क्रिकेट खेलने गया था। उसी बीच भाई को जोर से टॉयलेट लग गई और वो क्रिकेट ग्राउंड के एक कोने में टॉयलेट करने लगा। तभी उस वक्त उस लड़की ने मेरे भाई को अपने वश में कर लिया था, क्योंकि इसके बाद मेरा भाई बेहद अजीब अजीब हरकतें करने लगा। इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन मेरी माँ ने मेरे भाई से पूछा कि तू टीवी इतनी गौर से क्यों देख रहा है? क्या तूने कभी पहले टीवी नहीं देखा? दोस्तों, यकीन मानिएगा, उस वक्त मेरे भाई का जवाब सबको चौंका देने वाला था। उसने कहा, मैं 2-3 दिन से लगातार टीवी देख रहा हूं। उसका यह जवाब बड़ा ही अटपटा सा था और ठीक जैसा कि मैंने बताया था, वो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था, तो फिर तो कुछ भी जायज था। ऐसे ही एक दिन करीब रात के 12 बजे मेरा भाई घर का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मेरी माँ ने उसे देख लिया था। माँ ने तुरंत उससे पूछा कि तू इतनी रात को कहाँ जा रहा है, लेकिन मेरे भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप कमरे में आकर वापस सो गया। दोस्तों, इसके ठीक अगले दिन मेरे भाई को वो लड़की दिखाई देने लगी, तो उसने जल्द ही ये बात घर में बताई। ठीक उसी समय हमारे पड़ोस में एक मुस्लिम आंटी रहती थी। वो हमारे घर पर आई हुई थी। उन्होंने भाई के हालात देखकर हमें बताया कि वो किसी मौलवी को जानती है, आप लोग इसे उनके पास लेकर जाओ। दोस्तों, ठीक उसी शाम को मेरी माँ मेरे भाई को मौलवी जी के पास ले गई। मेरे भाई को देखकर मौलवी जी सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने एक चिराग जलाने के लिए दिया था और कहा था कि जब ये चिराग जलाओगे तब उसकी आत्मा इसके अंदर आ जाएगी। जैसे जैसे चिराग जलता रहेगा वैसे ही उस लड़की की आत्मा भी जलकर राख हो जाएगी। इसके ठीक रात के 8 बजे हम लोगों ने चिराग को जला दिया। चिराग के जलते ही हमने अपने भाई को उसके सामने बैठने को कहा। भाई ने भी तुरंत वैसा ही किया। उसके बैठने के कुछ ही समय बाद उस लड़की की आत्मा उस चिराग में आ चुकी थी, जो कि सिर्फ मेरे भाई को ही नजर आ रही थी। जब मेरे भाई ने उस आत्मा से बात करना शुरू किया तो उसने बताया कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है, उसके साथ जबरदस्ती हुई है और अब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। उसने अपने जीजा के साथ मिलकर मेरे साथ दुष्कर्म किया है, इसीलिए मैंने आत्महत्या की थी। दोस्तों, इतना बताने के बाद मेरे भाई ने मां से कहा
कि माँ वो चिराग में जल रही है। भाई के इतना कहते ही हम सब ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे तो अभी बहुत कुछ होना बाकी था। इसके अगले दिन मेरे भाई को वो फिर से दिखाई थी और कहने लगी कि मैं तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगी। धीरे धीरे भाई ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। सच कहूं तो इसके बाद मेरे घर वालों ने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्हें लगा था कि अब ये बिल्कुल नहीं बच पाएगा। दोस्तों, एक और बात, उस लड़की की आत्मा ने मेरे भाई को यह भी बताया था कि जिसने उसके साथ ये दुष्कर्म किया था वो उनको कब का पकड़ लेती, लेकिन उनके घर के बाहर काले घोड़े की नाल लगी थी, इसीलिए वो उनके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाती थी। दोस्तों, मेरे घर वाले काफी परेशान हो चुके थे क्योंकि अब हमसे भाई की ये हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी। तब जाकर कहीं पिताजी ने कहा कि उन्हें पता है कि भाई को कौन ठीक कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे घर के करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बाबा जी रहते हैं। अब तक तो सबको आजमा लिया है, एक बार वहां भी देख लेते हैं। इसके बाद पिताजी भाई को जैसे ही उन बाबा जी के पास ले गए तो बाबा को देखते ही मेरे भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन सामने से बाबा जी ने कहा कि इस बच्चे को छोड़ दो। सामने से जवाब आया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे यहां से लेकर ही जाऊंगी। दोस्तों, बाबा जी ने तुरंत ही मंत्र पढ़े और भाई के ऊपर मंत्रित पानी डाल दिया। तब जाकर कहीं मेरा भाई ठीक हुआ है। आज मेरा भाई बिल्कुल ठीक है और तो और वो एक होटल में मैनेजर की पोस्ट पर है। दोस्तों, आज हमारा परिवार खुशहाल परिवारों में से एक है, लेकिन मेरे भाई के साथ ऐसा सब होने के बाद में मैं तो आत्मा भूत प्रेत पर विश्वास करने लगा हूं। तो दोस्तों, सुनिए आपने, ये थी अंकित के भाई की कहानी। आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंशुल है। मैं यूपी में मथुरा का रहने वाला हूं और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम अनिल है, जो कि मेरे ही घर के पास में रहता है। एक दिन शाम के समय वो मेरे घर पर आया हुआ था। उस समय लगभग 5 बज रहे होंगे। उसी बीच हम दोनों ने एक प्लान बनाया कि हम बगीचे में जामुन खाने के लिए जाएंगे। उस बगीचे में और भी अलग अलग तरह के पेड़ भी लगे हुए थे। वो बगीचा हमारे घर से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर था। दोस्तों, वैसे तो वो जगह काफी सुनसान रहती है। अक्सर लोग वहां पर अपने पशुओं को चराने के लिए जाते थे। तो ठीक हम भी उस बगीचे में पहुंच गए। मेरा दोस्त अनिल वो पेड़ पर चढ़ना अच्छे से जानता था, इसीलिए वो पेड़ पर चढ़ गया। उसे पेड़ पर चढ़े हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि ऊपर पेड़ से किसी की आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने हमसे कहा कि तुम यहां से चले जाओ वरना पेड़ से नीचे फेंक दूंगा। लेकिन दोस्तों, मेरे दोस्त ने उस आवाज को इग्नोर कर दिया और लगातार जामुन तोड़ने लगा। पर कहीं ना कहीं उस पेड़ पर रहने वाले भूत को गुस्सा आ गया था। उसने सच में मेरे दोस्त को पेड़ से नीचे गिरा दिया। मेरा दोस्त जब नीचे गिरा तो थोड़ी देर बाद वो अचानक ही उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त एक लड़के ने उससे पूछा कि आप ठीक तो हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। ऐसा करते ही वो उस बगीचे से काफी तेजी से भाग गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने ठीक एक नाले को, जिसकी लंबाई लगभग 15 फुट रही होगी, उसे भी पार कर दिया। और तो और वो नंगे पैर समेत ही खेतों से दौड़ता हुआ सीधा घर पहुंच गया। इसके बाद जब घर आकर मैंने उससे पूछा कि तुझे क्या हो गया था, तब उसने बताया कि उसने एक गला कटे इंसान को देखा था। ठीक उसने ही उसे पेड़ से नीचे फेंक दिया था। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। साथ ही दोस्तों, कहानी खत्म होने के साथ साथ एक बात अच्छी रही कि इसके बाद से मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये थी अंशुल की कहानी। इनकी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सी लगी। बाकी
आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सपनेश है। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो कहानी मेरी माँ के साथ घटी एक सच्ची घटना है। इस कहानी के बारे में उन्होंने ही मुझे बताया था। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब वो छोटी हुआ करती थी। उनके गांव में उस समय पर ये सब भूत प्रेत जैसी चीजें होती ही रहती थी, लेकिन उस समय पर बड़े बुजुर्ग भी काफी हिम्मत वाले होते थे। मेरी माँ जब छोटी थी तब उनसे भी छोटी उनकी एक बहन थी। वो काफी छोटी थी, यही कोई 6-7 महीने की रही होंगी। ऐसे ही एक दिन रात का ही समय था, पता नहीं उसे किसी की बुरी नजर लग गई। मेरी नानी ने उस बच्ची को झूले में सुलाया हुआ था। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय पर सबके घर कच्चे हुआ करते थे और दिखने में काफी छोटे भी होते थे, लेकिन तब भी वो लोग मैनेज करके खुश होकर अपनी जिंदगी बिताते थे। उन दिनों आज की तरह उनके पास अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं थी और ना ही कोई सुख सुविधाएं होती थी। ऐसे ही एक दिन रात के समय बच्चे यहाँ वहां खेल रहे थे और उस वक्त घर के बड़े लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मेरी नानी भी रसोई के कामों में लगी हुई थी। उस दिन शायद कोई त्योहार था, इसीलिए सब लोग काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त थे। इसी के चलते किसी ने भी उस बच्ची पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त वो आराम से सो रही थी। जब सभी ने अपना काम निपटा लिया तब वो लोग बच्चे के पास गए। झूले के पास जाकर देखा तो पाया कि बच्ची झूले पर नहीं थी। सभी लोग उस बच्ची को यहाँ वहां ढूंढने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वापस सबको झूले में सोई हुई पाई गई। उस वक्त सबको यही लगा कि शायद किसी ने उसके साथ खेलने का सोचकर झूले से उठाया होगा और अब वापस रख दिया है। उस वक्त घर में किसी ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, कुछ समय बीत जाने के बाद वो बच्ची अचानक ही मर गई। सच कहूं तो उसे ना तो कोई बीमारी थी और ना ही कुछ परेशानी। उन दिनों उसकी अचानक ही मौत हो गई थी। सच्चाई तो ये है कि उस वक्त किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये सब हमारे साथ आखिरकार क्या हुआ। उन दिनों सभी लोग काफी दुखी थे, एक तरह के सदमे में थे, लेकिन देर सवेर उन्होंने वो सब किया जो भी विधि विधान होते हैं। इसके जरिए उस बच्ची को दफना दिया गया। बाकी सभी अगल बगल वाले लोग अपने अपने घर चले गए। इसके कुछ ही दिनों बाद मेरे नाना जी को गांव के ही एक चाचा जी ने बताया। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची को जहां पर हमने दफनाया था वहीं पर 3-4 औरतें मिलकर उस गड्ढे को खोद रही थी। जब मैंने उन्हें छुपकर देखा तो उन्होंने आपकी बच्ची की लाश को बाहर निकालकर जिंदा कर दिया और तो और वो उसे खिलाने भी लगी। उस वक्त आपकी बच्ची इधर उधर दौड़ रही थी, वो अपने पैरों पर चल रही थी। वो तो उस समय मैं अपने खेतों में पानी देने गया था, तो ठीक ये सब देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया था। इसीलिए मैं तुरंत वहां से घर भागकर आ गया और अगले दिन ये बात बताने के लिए नाना जी के पास आ गए थे। वैसे उन औरतों को चाचा ने पहचान लिया था, लेकिन वो उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो गांव की ही थी। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि ये बुरी शक्तियां किसी पर अगर हावी हो जाए तो कैसे न कैसे इंसान जिंदा बच ही जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे दुखद बात तो ये है कि वो बच्ची बच नहीं पाई। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सपनेश की कहानी। आपको इनकी कहानी कितनी समझ में आई नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूं। वैसे मैं दिल्ली की रहने वाली हूं। हम शुरू से ही दिल्ली में ही रहते आ रहे हैं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूं वो कहानी मेरे पिताजी की है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये उनके साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, मेरे पिताजी एक म्यूजिशियन थे। वो पियानो प्ले करते थे, साथ ही साथ वो सिंगर भी थे। ये बात तब की है जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी। मेरी उम्र उस समय 3 साल की थी। एक दिन मेरे पिताजी और उनके कुछ दोस्त
पालम से थोड़ी दूर एक सोसाइटी में माता जी का विशाल जागरण करके आ रहे थे। उस वक्त उन्होंने सोचा कि वो शॉर्टकट वाले रास्ते से घर जाएंगे, तो उन्होंने शॉर्टकट वाला रास्ता ही चुना। वो रास्ता जंगल के बीचों बीच से होते हुए गुजरता था। मेरे पिताजी के साथ उस वक्त उनके 5 दोस्त थे, जिसमें से एक गाड़ी चला रहा था, और जो आदमी गाड़ी चला रहा था वो एक तरह के पंडित ही थे, क्योंकि उन्हें पूजा पाठ की सारी जानकारी थी। जब वो पालम के जंगल वाले रास्ते से घर के लिए आ रहे थे कि तभी अचानक उनकी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करने की काफी कोशिशें की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। वो सभी लोग कुछ देर तक कार में ही बैठे रहे, लेकिन गर्मी लगने के कारण उन्होंने खिड़कियां खोल दी थी। कुछ देर हो जाने के बाद उन सभी को कार में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्हें किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई कार से थोड़ी दूरी पर बड़े ही गुस्से में कुर्रा रहा हो। यही सेम चीजें जब मेरे पिताजी को भी फील होने लगी। तो आपको एक बात बता दूं कि मेरे पिताजी वैसे काफी मजाकिया टाइप के इंसान थे, और उनको इसी वजह से बाकी सभी लोग काफी प्यार और इज्जत करते थे। मेरे पिताजी भगवान जी की पूजा पाठ बहुत किया करते थे। साथ ही म्यूजिशियन होने के कारण उनके पास कहीं ज्यादा काम होते थे। वैसे वो अक्सर शनिदेव की पूजा किया करते थे, इसीलिए उनका मानना था कि उनके ऊपर भगवान जी का पूरा आशीर्वाद है। साथ ही हमारे जानने वाले एक गुरुजी थे, जिन्होंने हमारे परिवार को एक लॉकेट पहनने को दिया था। उस वक्त वही लॉकेट मेरे पिताजी ने भी पहना हुआ था, लेकिन दोस्तों मैं उन गुरुजी का नाम नहीं बता सकती। खैर दोस्तों, जब वो आवाज उनकी गाड़ी के पास आने लगी तो पिताजी ने ऐसे ही मजाक में कहा कि यार भूत है, और हंसते हुए उन्होंने गाड़ी की खिड़की बंद कर दी। उनकी बात सुनकर उनके दोस्त भी बोलने लगे कि भाई साहब आप हमें डरा क्यों रहे हो, जिसके तुरंत बाद ही पिताजी जोरों से हंसने लगे। इसके बाद जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने सभी से कहा कि अब कार की खिड़की मत खोलना। इसके बाद पिताजी के एक दोस्त ने कहा कि मैं जरा कार से उतरकर देखता हूं कि आखिर कार में हुआ क्या है, लेकिन जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने उन्हें उतरने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप बाहर मत जाओ, कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा और देखूंगा कि क्या है। उसी बीच सभी को ऐसा लग रहा था कि कोई चीज जैसे सरकती है, घिसटती हुई उन लोगों के कार के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। सभी को यह लगा कि शायद कोई जानवर होगा, और यहाँ जो सूखे पत्ते गिरे हैं उन्हीं की वजह से ऐसी आवाजें आ रही हैं। लेकिन जो कार चला रहे थे उन अंकल ने 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके चुप करके बैठ गए। वो मन ही मन कुछ सोचने लगे, ऐसा मेरे पिताजी का कहना था। साथ ही जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो कहा कि कोई भी इस कार से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, मैं अभी आता हूं। वो तुरंत कार से नीचे उतरे और दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने कार के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कार को अच्छे से देखा और कार के सामने जाकर 2 मिनट के लिए बैठ गए। इसके बाद वो सीधा कार में आकर बैठे। उन्होंने कार स्टार्ट की तो कार भी स्टार्ट हो गई थी। न जाने क्यों पर अंकल को काफी पसीने छूट रहे थे, उनका मुंह भी उतरा हुआ सा लग रहा था। इसके बावजूद उन्होंने काफी तेज रफ्तार में कार चलाई। धीरे धीरे जब वो बहुत आगे निकल गए तो उन्हें रास्ते में 2 पुलिस वाले मिले। उन्हें देखकर उन्होंने अपनी कार रोक ली। पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो और इतनी देर रात इस जंगल में क्या कर रहे हो। तब जाकर पिताजी और बाकी दोस्तों ने कहा कि हम सभी म्यूजिशियन हैं, वो हमारा कहीं शो था तो हम सब वो शो करके अब घर को जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक हो गई। दोस्तों, उनकी बातें सुनने के बाद पुलिस वालों ने कहा कि आप लोगों को कुछ अजीब लगा, तो सभी ने कहा कि जी हाँ। दोस्तों, उस वक्त उनको जो महसूस हुआ था उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया। तब जाकर कहीं पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग खुश नसीब हो जो वहां से सही सलामत बच गए, वरना वहां से कोई बच नहीं पाता। अगर रात के समय उस रास्ते से कोई गुजरता है तो ज्यादातर वो बचता नहीं है, उल्टा अगली सुबह उनकी कार या बाइक कुचली हुई पाई जाती है, जैसे कि उन पर किसी ने बुलडोजर चढ़ा दिया हो।
दोस्तों वैसे मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि उस वक्त मेरे पिताजी की गाड़ी में माताजी का प्रसाद, छोले हलवा पूरी और कुछ फल फ्रूट रखे थे। पुलिस वालों ने यह भी कहा था कि आप लोगों के साथ पता नहीं कौन सी शक्ति थी जो कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो, नहीं तो वहां पर आए दिन उस रोड पर लोग मरते ही रहते हैं। दोस्तों ये बात सुनकर सभी लोग डर गए थे, वह सोच में पड़ गए थे कि तभी पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग कभी भी इस रास्ते से आना जाना मत करना। हालांकि अब आप घर जा सकते हैं, पर आगे से ध्यान रखना। दोस्तों फिर पिताजी और उनके दोस्त वहां से निकलने के बाद भी सबके मन में वही बातें चल रही थी कि आखिर ये क्या हुआ था और पुलिस वाले ने जो कहा वो झूठ बोला या सच। इसी बारे में सब बात करने लगे, पर गाड़ी में एक अंकल चुप थे। तो मेरे पिताजी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, तुमने कुछ देखा क्या? वैसे भी तुम ही गाड़ी से बाहर अकेले गए थे और जब वापस गाड़ी में आए तो तुम्हें पसीने निकल रहे थे, कोई बात है तो हमें भी बताओ। दोस्तों पिताजी की बात सुनकर उन अंकल ने बोला कि अगर मैं कुछ भी ना बताऊं तो ही ज्यादा ठीक है। पर यह बात सुनकर पिताजी ने फिर मजाक में कहा, लगता है भाई साहब ने कोई भूत देख लिया है। उनकी इस बात पर बाकी सभी लोग हंसने लगे। इसी बीच अंकल ने मेरे पिताजी से कहा कि खेमचंद जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अंकल के इतना कहते ही सब लोग एकदम शांत हो गए। तब जाकर अंकल ने वो बताया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए थे। उन्होंने बताया कि जब अचानक कार खराब हुई तो मुझे वहीं पर शक हुआ। फिर जब वो आवाज आई तो मैंने गाड़ी के चारों तरफ देखा। उसी बीच मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई घसीटते हुए गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो। इसीलिए मैंने उस समय भगवान जी का नाम लिया। साथ ही मुझे लगा कि वो चीज जिसकी वजह से गाड़ी खराब हुई है वो हमारे बिल्कुल लेफ्ट में ही है। तो मैं राइट का दरवाजा खोलकर निकला और गाड़ी के चारों तरफ उस चीज से थोड़ी दूरी बना के भगवान का उच्चारण करने लगा। और ठीक जब वो चीज मेरी तरफ आ रही थी तो मैं एकदम से गाड़ी में आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट की। दोस्तों फिर मेरे पिताजी ने पूछा कि वो क्या चीज थी। तब उन अंकल ने जवाब दिया कि खेमचंद जी वो एक अजीब सी चीज थी, जैसे कोई सड़ी गली लाश। उसमें से काफी बदबू आ रही थी। वही सरकते हुए घसीटते हुए हम लोगों की गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उस वक्त आपने भले ही मजाक मजाक में खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन सच तो ये है कि आपकी ही वजह से हम सभी की जान बच गई। आपने सही समय पर सही काम किया था। दोस्तों वैसे मेरे पिताजी भगवान जी को बहुत मानते थे। उस वक्त शायद भगवान जी ही उनके मन में कार की खिड़कियां बंद करने की बात लाए हो। उस दिन उन्हीं के आशीर्वाद से सबकी जान बच गई। दोस्तों इन सब के बाद उनके और दोस्तों ने मेरे पिताजी और कार चलाने वाले अंकल का धन्यवाद किया। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों ये थी सफर की एक डरा देने वाली कहानी। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ भी जानते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम शीनू सोनकर है। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात इसी साल जुलाई की है। मैं अपनी चचेरी बहन की शादी में अपने गांव गुरदासपुर गया हुआ था। पूरे काम को समाप्त करने के बाद रिसेप्शन के तीसरे दिन मैं आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर गया और सोने से पहले मैंने घड़ी की तरफ देखा। उस समय रात के लगभग 1 बजे थे, जिसके कुछ ही मिनट बाद मैं बहुत ही गहरी नींद में चला गया। और जब मैं उठा तो मेरे फोन में 13 मिस्ड कॉल आए हुए थे। वो फोन मेरे ही दोस्त का था। मैंने तुरंत ही उसे वापस कॉल किया तो उसने मुझे अपने जन्मदिन के जश्न में बुलाया था। उसने मुझसे कहा कि 7 बजे मेरे घर पर आ जाना। मैं भी लगभग 7 बजे उसके घर पर पहुंच गया। उसके घर की दूरी लगभग आधे घंटे की ही थी। मैंने उसके जन्मदिन पर खूब एंजॉय किया, लेकिन जब मैंने उसे अपने घर वापस जाने के लिए कहा तो उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। कहा कि अभी इतनी रात को मत जाओ, तुम कल सुबह चले जाना, ये समय वापस जाने का नहीं है। लेकिन मैंने उससे कहा
कि अभी तो सिर्फ रात के 9 ही बजे हैं। तो उसने कहा कि समय कोई मायने नहीं रखता। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, मुझे साफ साफ बताओ। तो उसने मुझसे कहा कि अंधेरा काफी हो गया है। मैंने उससे तुरंत कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो। दोस्तों सच कहूं, उस समय मुझे ऐसा लगने लगा कि अब वो मुझे नहीं जाने देना चाहता, लेकिन मैंने भी जोर देकर कहा कि मुझे तो अभी ही जाना है। अंत में उसने कहा कि ठीक है यार, लेकिन गाड़ी चलाते समय सावधान रहना। वैसे दोस्तों, मेरा घर काफी दूर था, क्योंकि मैं तो यहाँ अपनी चचेरी बहन के शादी में आया हुआ था और मेरा दोस्त भी यहीं पर रहता था। दोस्तों, मैंने तकरीबन 12 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया था कि तभी पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। चलते चलते बाइक को अचानक जोर से झटका लगा और वो वहीं रुक गई। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि इस बाइक को आखिर क्या हो गया। मैंने बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। ठीक उसी समय किसी लड़की की आवाज मेरे कानों पर पड़ी। वो आवाज कुछ इस तरह की थी जो कि मुझसे ये कह रही थी कि मुझे भी आगे आने वाले गांव तक छोड़ देंगे। ये आवाज सुनकर मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की स्कूल की ड्रेस में खड़ी थी। वो इतने अंधेरे में भी साफ साफ चमक रही थी। मैंने धीरे से उससे कहा कि देखो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उसने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही पैदल चली जाती हूँ। दोस्तों, वो मेरे सामने से चलकर आगे की तरफ जाने लगी। फिर मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद सोचा कि रात को ये लड़की अकेली कहाँ जाएगी। मैंने उसे तुरंत आवाज दी। मैंने उससे कहा कि बहुत रात हो गई है, आप अकेले मत जाइए। इसके बाद मैंने अपना तुरंत फोन निकाला और अपने भाई को फोन करना शुरू कर दिया। उसने मेरा फोन उठाया तो मैंने उसे पूरी घटना के बारे में बताया, जो भी अब तक मेरे साथ हुआ था। उसने मुझसे कहा कि किसी भी कुएं के पास खड़े मत होना। मैंने उससे तुरंत पूछा कि आप किस कुएं की बात कर रहे हो। बातों ही बातों में मेरी नजर अगले खेत पर पड़ी, जो कि मेरे ही बगल में था। तो मैंने उसे बताया कि हाँ, सच में एक कुआं मेरे बाईं ओर है। भाई ने कहा कि तुम वहां से दौड़ना शुरू कर दो और रास्ते में किसी भी लड़की से बिल्कुल बात मत करना। इतना कहते ही मेरा फोन अचानक ही कट गया था। इतने में ही वो लड़की मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम निर्दोष हो, तुम्हें अपने रास्ते जाने दो, मैं खुद जा सकती हूँ। दोस्तों, इतना कहकर वो कुएं के पास चली गई। मैंने उसे जोर से पुकारा और कहा कि तुम यहाँ कहाँ जा रही हो। उसने अंधेरी रात में अपने चेहरे का चमकदार होने का अनुकरण किया तो मुझे उसका चेहरा अच्छे से याद हो गया। मैं गुमसुम सा बस वहीं खड़ा उसकी ओर देखता ही रहा। कुछ समय बाद मेरा भाई मेरे पास पहुंचा और उस खूबसूरत लड़की की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो एक दिन स्कूल से अपने घर को लौट रही थी कि तभी कुछ गलत लोगों ने उसका बलात्कार किया और उसे मारकर उसी कुएं में फेंक दिया था। तब से लेकर अब तक हर सप्ताह में 2 बार किसी न किसी के साथ ऐसा ही होता है। जिसकी नीयत गंदी होगी उसे तो मरना ही होगा, और जो दिल से पवित्र होंगे केवल वो ही लोग सुरक्षित रहेंगे। बस यही थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, ये थी शीनू सोनकर की कहानी। आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की छठी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। मैं उज्जैन का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो एक सच्ची घटना है। दरअसल ये घटना मेरे मुंह बोले भाई के साथ घटी हुई थी और ठीक ये बात तब की है जब उनकी उम्र 25 साल की थी। दोस्तों, आप सभी में से जो कोई भी उज्जैन का रहने वाला होगा उसे पता होगा कि उज्जैन में पंद्या खेदी नाम की एक जगह है। वैसे भैया का नाम दीपक यादव है, जिसके पास में ही एक रेलवे लाइन है। उन्होंने बताया कि वो गाय पालने का काम करते थे। फिर एक दिन उनमें से एक गाय रेलवे लाइन के पार चली गई थी और वहां से वो बहुत ज्यादा ही दूर चली गई। इसी कारण भैया गाय को लेने के लिए वहां पर चले गए और जब वो वापस वहां से आ रहे थे तो उनका फोन रेलवे ट्रैक पर गिर गया था। लेकिन इस बारे में भैया को पता ही नहीं चला। पर जब वो अपने घर पहुंचे
तब उन्हें पता चला कि उनका फोन शायद रेलवे ट्रैक पर गिर गया है। इसीलिए वो दोबारा उस रेलवे ट्रैक पर अपना फोन ढूंढने के लिए गए। अच्छी बात यह थी कि वहां पहुंचकर उन्हें उनका फोन मिल गया था। लेकिन जैसे ही वो फोन को उठाकर अपने घर के लिए मुड़े तो एकदम से उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि बेहद ही डरावनी थी। उस डरावनी आवाज में किसी ने यह कहा कि मुझे बीड़ी दे। दरअसल असल में भैया स्मोकिंग करते थे, तो भैया ने उस आदमी को बीड़ी दे दी। उनके ठीक पीछे एक और आदमी था। उसने भी डरावनी आवाज में कहा कि पीछे पलटो, पर भैया ने कोई जवाब नहीं दिया। पर जैसे ही भैया पीछे पलटे तो वहां पर जो कोई भी था वो अचानक ही गायब हो गया। ये सब देखकर भैया बहुत ज्यादा डर गए थे। फिर वो वहां से सीधा भागकर अपने घर के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर जब उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी जो गायब हो गया था वो ठीक उन्हीं के पीछे से आ रहा था। उस आदमी का सर आधा कटा हुआ था। वो आदमी बस दूर से ही घूरे जा रहा था, लेकिन वो उनके पास नहीं आ रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि भगवान के आगे कोई भी बुरी शक्ति टिक ही नहीं पाती। ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि भैया जहां पर खड़े थे वो जगह नाग देवता जी की थी। इसी वजह से बुरी शक्ति भैया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। थोड़ी देर में देखते ही देखते वो आदमी कहीं हवा में गायब हो गया। दोस्तों, जब ये कहानी भैया मुझे सुना रहे थे तब तो सुनते सुनते मेरे खुद के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। पर न जाने आपको ये कहानी कैसी लगेगी, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दीपक चड्डा है। मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। साथ ही आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात 2000 की है। मैं काफी छोटी उम्र से ही दिल्ली चला गया था। मैं ठीक गाजियाबाद में अपने नाना जी के घर पर ही पला बड़ा था। अब मेरी उम्र लगभग 26 साल की हो गई है। उन दिनों मेरी मामी की बहन की शादी थी। हालांकि हमारे मामा जी के पड़ोस में ही शादी थी, तो हम लोग उनकी शादी में गए हुए थे। मेरी मामी के सभी परिवार वाले वहां पर आए हुए थे। मामी के परिवार वाले सभी दिल्ली में रहते थे, तो हम लोग उन्हें रात को छोड़ने के लिए जा रहे थे। लेकिन हमें ऑटो नहीं मिल रहा था। हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर यमुना थी। उसी के आसपास गीता कॉलोनी है। ठीक वहीं पास में एक शमशान घाट भी था, पर हमें ऑटो कहीं नहीं मिला। हम लोगों ने वहां 30 मिनट तक ऑटो का इंतजार किया, पर फिर भी कोई ऑटो नहीं मिला। थोड़ी देर रुकने के बाद अचानक एक ऑटो वाला हमारे पास आ गया और उसने हमसे इशारों में पूछा कि आपको कहाँ जाना है। उस ऑटो वाले ने अपना पूरा शरीर कंबल से ढका हुआ था। फिर मेरे मामा जी ने ऑटो वाले से पूछा कि आप गोविंदपुरी चलोगे। उस ऑटो वाले ने सर हिलाकर हाँ कहा। इसके बाद हम ऑटो में बैठ गए। कुछ समय बाद हम गोविंदपुरी पहुंच गए। हमारे घर की गली बेहद लंबी थी और ठीक उसके आसपास कोई भी मोड़ नहीं था। तो ठीक जैसे ही हम घर पर पहुंचे तो हम सब लोग ऑटो में से उतर गए थे। मामा जी ने तुरंत ही घर का ताला खोला। उसी वक्त मैंने देखा कि गली में बेहद अंधेरा था। इसके बाद मामा जी ने दरवाजा खोला तो खोलते ही सबसे पहले उन्होंने रोशनी की और मामा सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चलने लगे। इसी बीच मैंने किसी के काले पैरों के निशान देखे। फिर मामा ने हम सब से इशारे में कहा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है। मामा जी चुपचाप ऊपर गए तो पाया कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर जब मामा जी वापस नीचे आए तो देखा कि ऑटो वाला अपने ऑटो के बाहर खड़ा था। जैसे ही वो लाइट उसके पैरों पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसके दोनों पैर बिल्कुल उल्टे थे। लेकिन मामा जी ने बाहर आकर पैसे निकाले और उसे पैसे दे दिए। मामा जी ने बिना डरे हम सभी को इशारा करके कहा कि तुम सब घर के अंदर जाओ। जब मामा ने देखा कि हम सब घर के अंदर चले गए तो उस समय मैं बहुत ज्यादा डर गया था। बस मामा जी वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर सीधा घर के अंदर आए। उन्होंने तुरंत मेन दरवाजे को लॉक किया और ऊपर दूसरी मंजिल वाले कमरे में आ गए। ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो ठीक वो ऑटो वाला उन्हें नीचे से खड़ा होकर
बस देखे जा रहा था। इसके बाद मामा जी ने अपनी दोनों आंखें बंद करके पीर बाबा जी से मदद मांगी। उनकी आंखें खोलते ही उन्होंने देखा कि वो ऑटो वाला बड़ी तेजी से भाग रहा था। जाते जाते मामा ने देखा कि गली के बाहर पहुंचने से पहले ही वो अचानक कहीं गायब हो गया था। दोस्तों, जैसा मैंने अभी अभी बताया था कि उस गली में कोई मोड़ नहीं था, तो ऐसे में वो कहाँ गायब हो गया? सच कहूं तो ये आज तक हमें भी पता नहीं चला। खैर, इसकी थोड़ी देर बाद मामा जी ने जब नीचे जाकर देखा तो पाया कि वो सच में जा चुका था। साथ ही जिन पैरों के निशान उन सीढ़ियों पर बने थे वो भी एकदम गायब हो गए थे। दोस्तों, मानो या न मानो, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये पैरों के निशान उस छलावे के ही थे। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी दीपक चड्ढा की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या वो सच में छलावा था या कुछ और? ये तो मैं नहीं जानता, पर आपसे इतना ज़रूर पूछूंगा कि आपको हमारी आज की ये कहानियाँ कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं तो यूं ही मिलता रहूँगा आपको ऐसी ही रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।